स्टूडेंट्स, मैं हूं पीयूष भारती। आप देख रहे विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th की हिंदी बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम गोधुली है। आज हम लोग गोधुली बुक का चैप्टर नंबर 1 को देखने जा रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें हम लोग पूरी बुक मतलब चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे एक लेक्चर में। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 होने वाला है और ये चैप्टर का फर्स्ट एंड लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ साथ इसका सारा चीज़ पढ़ लेंगे, बुक वाला स्टोरी। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग संपूर्ण व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है, संपूर्ण व्याख्या और प्रश्न उत्तर। ठीक है, प्रश्न उत्तर और एक चीज़ हमारे लेखक के बारे में, यानी कि लेखक परिचय जानेंगे। क्या जानेंगे? लेखक परिचय। ठीक है, चलिए तो टुडेज टारगेट है कि आज हम लोग इसको करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के लिए स्टार्ट करते हैं। सफलता पीएससीबी ये हमारा रूटीन है, तो आप लोग देख लेना, इस रूटीन को फॉलो ज़रूर करना, है ना। तो आज है थर्सडे, एसएसटी और हिंदी। ठीक है, चलिए आज की क्लास को अच्छे तरीके से पहले शुरू करने से पहले ये बता देते हैं कि नोट्स कहाँ मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना ऐप को लिंक से। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद ओपन करना है ऐप को सिंपली। ठीक है, ओपन हो जाएगा। आप सबसे पहले रहोगे होम बैच में, होम सेक्शन में। कहाँ रहोगे? होम सेक्शन में। इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर होम सेक्शन जो है वो अपडेट होती रहेगी। ठीक है, अपडेट होती रहेगी। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये इस नीचे पे जो बैचेस वाली सेक्शन है, ये वाली सेक्शन पर क्लिक करना है। कौन वाली सेक्शन? बैचेस वाली सेक्शन पर। ठीक है, बैचेस वाली सेक्शन पर देन सेलेक्ट बैचेस सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखो बैचेस सेक्शन दिया गया है। टैप लेट्स स्टडी। अब देखो ये मान लो ये हमारा एक सफलता बैच है, सफलता बैच है जो हमने बनाया है। ठीक है, सफलता बैच है और यहाँ पर लेट्स स्टडी में आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को सफलता बैच में आप आ जाओगे। यहाँ पर देखिए लिखा होगा सफलता बैच। ये आप लोग का मोबाइल है, मान लीजिए सफलता बैच। ओके, चलिए तो ये सफलता बैच हो जाएगी आपकी। और यहाँ पर से एक डेमो क्लास दिया गया है, डेमो क्लास, जिसमें बताया गया है कि कहाँ से आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और क्या चीज़ है। मैं क्लास में भी बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए उसके बाद नाउ यू कैन स्टडी। अब यहाँ पर एक वीडियो है, मैं दिखाता हूँ। एक वीडियो है, यहाँ पर देखिए। ये वीडियो में जहाँ पर देख रहे हैं स्क्रॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद सब्जेक्ट्स आपको दिखाई देगी। सब्जेक्ट्स मान लो संस्कृत हमने टाइप किया। संस्कृत को टाइप करने के बाद मंगलम वाला फर्स्ट चैप्टर है, इसको टाइप कर दिया। अब मंगलम वाला फर्स्ट चैप्टर में कुछ ऐड आ जाएगी, तो उसको नो थैंक्स करके हम लोग यहाँ पर नोट्स लेक्चर सारा चीज़ देख सकते हैं। डीपीपी सब देख सकते हैं। देखो नोट्स लेक्चर यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से डाउनलोड हो रही है हमारी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी हैं। ठीक है, रुक क्यों गई? जरा से 1 मिनट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ तक थी हमारी। यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी नोट सेक्शन। उसके बाद आप लोग डीपीपी भी यहाँ से देख सकते हैं। डीपीपी भी मिल जाएगी कुछ चैप्टर्स में। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी नोट्स वाली सेक्शन। अब आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ फीचर्स हैं जैसे स्टडी मटेरियल। यहाँ से आपको स्टडी मटेरियल यानी कि कुछ चीज़ें मिलेगी। ठीक है, और ये डाउट प्रोग्राम है। यहाँ पर टिप करने के बाद, यानी क्लिक करने के बाद डाउट प्रोग्राम में आप लोग घुस जाइएगा। यहाँ पर आप लोग 24/7 डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, इमेजेस में भी और वीडियोस में भी। ठीक है, चलिए आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये क्या है? एक निबंध है। ठीक है, सबसे पहले लेखक परिचय हमारे भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। लेखक परिचय। मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, है ना। मध्य प्रदेश में एक महू नामक शहर था, मतलब गांव था, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए
ये प्रारंभिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश से प्रोत्साहन उस शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए और वहाँ से लंदन गए। उस शिक्षा के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क गए अमेरिका में, और फिर वहाँ से लंदन गए। पहले बड़ौदा नरेश से प्रोत्साहन पाकर उस शिक्षा यानी कि हाई स्कूल में वो पाकर अपने न्यूयॉर्क गए। कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन्होंने अछूतों स्त्रियों तथा मजदूरों को मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए अर्थक यानी कि नर्तक वाला संघर्ष किया। इनका निधन 6 दिसंबर 1956 में हुआ। हम लोग जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो लॉ के पीछे पड़े हैं, है ना, कानून बनाए हैं वही हमारे देश के कानून, और इस राजनीति में उतरे थे, ठीक है। और उन्होंने क्या क्या किया, अछूतों स्त्री और मजदूरों को लिए बहुत सारा कानून भी लागू किया था। प्रमुख रचनाएं उनके देख लेते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है, तो आप लोग इसको लर्न कर लेंगे। प्रमुख रचनाएं द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर शूद्रास, बुद्धा एंड हीज धम्मा, annihilation of the caste, yes, and the untouchables, who are they, the abolition of provincial finance, the rise and of fall of Hindu women आदि। तो ये सारे चीज़ जो हैं, सारे जितने भी प्रमुख रचनाएं लिखे हुए हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। चलिए आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे कि जाति प्रथा, है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो एक क्या चीज़ है, निबंध है, ठीक है। ये निबंध है और इस निबंध को हम लोग शुरू करते हैं। इन्होंने लिखा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा में। ये कहाँ से लिया गया है, द कास्ट इन इंडिया से लिया गया है, ठीक है। चले आगे चलते हैं। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। देखो जातिवाद का मतलब क्या होता है, जातिवाद, है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं जातिवाद की। जातिवाद क्या होता है, देखो जातिवाद का मतलब क्या होता है, कोई भी जाति के विभाजन पर अगर श्रम मतलब वर्क बांट दिया जाए, वर्क, है ना, वर्क हो जाए, तो उसे हम लोग जातिवाद कहते हैं। यानी कि जैसे हम लोग कहें कि लोहार जो है उसको हम लोग लोहार बोलते हैं क्योंकि वो लोहा का काम करता है ना। और सोनार को बोलते हैं तो क्योंकि वो सोनार का काम करता है ना, सोना का काम करता है। यहाँ से हम लोग का जातिवाद का मतलब होता है कि जो भी वो काम कर रहा है उसके आधारित पर उसका जाति होता है, ठीक है। इसके पोषकों के कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं बहुत सारे। ये हमारे श्रम विभाजन के लेखक जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि इसके पोषक में बहुत सारे लोग इसके समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार ये कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि हमें जो भी कार्य कुशलता मिलता है, यानी कि जो भी विभाजन होती है श्रम के मुताबिक, वो एक जाति प्रथा का ही रूप है ना, इसलिए उसमें कोई बुराई नहीं है। और इसके तर्क में संबंध में पहली बात तो ये आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है, ठीक है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि श्रम विभाजन कितनी बड़ी मुश्किल लाती है हमारे इसमें। और देखो जातिवाद और श्रम विभाजन जो है, श्रम विभाजन है ना, इसमें बच्चे लोग को कुछ शिक्षा दी जाती है जो सिर्फ उन पर निर्भर करते हैं, उनके माता पिता पर निर्भर करते हैं, है ना। तो उनको निर्धारण कर दिया जाता है कि बच्चे लोगों को क्या चीज़ बनना है बड़ा होकर, है ना। तो आगे चलते हैं। भारत की जाति प्रथा की और विशेषता है कि श्रमिकों को अस्वाभाविक विवेचन नहीं करती,
बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। सिर्फ ये चीज़, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, हमारे किसी भी चीज़ की उच्च नीच को करार देती है, यानी कि उच्च नीच का बढ़ावा देती है श्रम विभाजन, है ना। और ये चीज़ जो है सिर्फ इंडिया में पाया जाता है और हमारे पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है। ठीक है, आगे चले। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अगर जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन को मान लिया जाए तो वो क्या है, वो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य पर रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण के लिए ये आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिसमें वो अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। तो जाति प्रथा श्रमिकों के लिए बहुत ही ऐसा हो जाता है श्रमिक समाज के लिए कि वो अपना क्षमता के आधार पर नहीं कर पाते, वो दूसरे के बात पर रह जाते हैं और वही काम करते रहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए पेशे में बांध भी देती है। ठीक है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वो भूखा मर जाए। ठीक है, तो जाति प्रथा इतना खराब है कि वो मतलब भूखा भी मर जाए तो उसमें पैसा नहीं बदलेगा, वो जो काम कर रहा है बस वही करेगा, उसमें चाहे कम पैसा मिले ज़्यादा पैसा मिले। आधुनिक युग में स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलना भी आवश्यकता पड़ सकती है और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूख मरने के अलावा क्या हो चारा हो जा सकता है। ठीक है, हमें बात समझ में आ रहा। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने का अनुमति नहीं देती है जो उसके पृथक पेशा ना हो, भले ही वो उसमें पारंगत हो, है ना। हिंदू धर्म में ऐसा धर्म है जहाँ पर उसको पारंगत हो या ना हो लेकिन उसे वही चुनना पड़ेगा जो उसके माता पिता कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बन जाता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा जो है गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि ये बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विश्वासदास करते हैं, सिर्फ अपनी मन से नहीं तन से काम करते हैं। ऐसी चीज़ बहुत ही हमारी इंडिया में बहुत सारी चीज़ समस्या बड़ी हो गई है। ठीक है, ऐसी स्थिति में स्वाभाविकता मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ कम काम करने वाले को न दिल लगता है न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्ति की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। ठीक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रोनाचिक एवं आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों को जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। ठीक है, आगे चलते हैं और अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं, यानी कि यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। समस्या के रचनात्मक पहलू का क्या मतलब है ये जानते हैं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। तो यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर खुद से बोलते हैं कि आप लोग मुझसे यह पूछना चाहेंगे कि जब मैं जाति प्रथा के विरुद्ध हूँ तो मेरे नज़रिए से, यानी कि भीमराव अम्बेडकर से नज़रिए के लेखक के नज़रिए से आदर्श समाज कौन है। तो उनका उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, क्योंकि यह ठीक नहीं भ्रातृत्व अथवा
अर्थात भाईचारे में किसी को क्या उत्पत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ठीक है, ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा उनकी रक्षा के प्रति सहज रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के उनके अनेक समाधान एवं अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। तो यहाँ पर लोकतंत्र कैसा चाह रहे हैं हमारे भीमराव अम्बेडकर, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक परिस्थिति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज सम्मिलित अनुभवों को आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अब हम लोग को यहाँ पर है ना सारी हमारी जो थ्योरी थी, मतलब इसमें जो लेखक ने बताया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है कैसे होनी चाहिए, इसका एंड हो चुका है और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लेखक जो है भीमराव अम्बेडकर किसकी विडंबना की बात करते हैं, जो जाति पोषकों की कमी नहीं है किसमें, हम लोग के देश में, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रही है जो स्वाभाविक है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जाति पद के पोषक में उसके पक्ष में क्या तर्क, देखो ये सब जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे ये क्वेश्चन सिर्फ आपके बुक्स के ही नहीं बल्कि बुक्स में जो इनसाइड में दिए गए हैं उनसे भी लिए गए हैं। ठीक है, उनसे भी लिए गए हैं। तो आप लोग की चिंता नहीं करना है कि ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं और क्या चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग के अगर बुक्स में मिल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस बुक्स से मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस बुक्स से नहीं मिलेंगे, और मैं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपके मतलब बोर्ड्स में आएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास क्वेश्चन आंसर को शुरुआत करते हैं। जाति पद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक उसका तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जातिवाद के पोषक में क्या तर्क देते हैं, उसके पक्ष में हमारे भीमराव अम्बेडकर की जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। आगे चलते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का रूप ले रही है और किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन और जाति प्रथा श्रमिकों के लिए विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है, जिसके कारण से ये प्रमुख आपत्तियां है ना ले रही है। ठीक है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर सारे श्रम विभाजन जो है अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत जो है श्रम विभाजन श्रमिकों को रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मव्यता को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। तो आप लोग लिख देंगे कि जाति प्रथा जो है श्रमिकों को कार्य में दिल ना लगे तो दिमाग ना लगे तो ये क्या हो जाती है, प्रत्यक्ष कारण बन जाती है किसका, बेरोजगारी का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। क्योंकि देखो गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या हमारे श्रम विभाजन को मानते हैं, क्योंकि है ना अरुचि और व्यवस्था वश मनुष्य काम को टालने लगता है और काम करने के लिए प्रेरित नहीं हो पाता है, जिससे श्रम बेरोजगारी जो है बढ़ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेखक ने पाठ में किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो लेखक ने पाठ में किन पहलुओं को है ना, तो विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा के हानिक प्रथा के रूप में दिखाया है, जिसका अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप है। ठीक है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषता को माना है। तो सच्चा मिश्रण होना चाहिए दूध और पानी की तरह, है ना, दूध और पानी के मिश्रण की तरह,
और भाईचारे की भावना होनी चाहिए, हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे लास्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिंदी का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, हिंदी का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। और जिन्होंने ऐप नहीं डाउनलोड किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और तब तक मिलते हैं, और फिर मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।